लॉकडाउन खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। 3 मई के बाद राहत मिलेगी या लॉकडाउन और आगे बढ़ जाएगा? इस सवाल का जवाब हर कोई जानना चाहता है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री के घर पर इस वक्त एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है। मीटिंग में कौन कौन है? गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं, रेल मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा कैबिनेट सचिव राजीव गाबा इसमें मौजूद हैं। तो ये एक बड़ी बैठक है और चूंकि रेल मंत्री भी मौजूद हैं तो इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं या इस बात को भी लेकर सवाल उठ रहा है कि क्या जो मजदूरों को, प्रवासियों को घर भेजने के लिए ट्रेन चलाने की मांग उठ रही है उस पर भी कुछ चर्चा हो रही है क्या? देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं, वो अंदर की बात जरूर बताएंगे। देवेंद्र, क्या पता चल रहा है इस मीटिंग के बारे में? देखिए, अगला जो लॉकडाउन जब बढ़ाया जाएगा तो उसको लेकर जो गाइडलाइंस तय की जानी है, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्रालय का बताया गया है कि 319 से ज्यादा जिले ऐसे हैं जिन्हें ग्रीन जोन में रखा गया है, 119 जिले ऐसे हैं जिन्हें रेड जोन में रखा गया है, 284 जिले ऐसे हैं जिन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में रेड जोन में तो कोई छूट नहीं मिलने जा रही है, लेकिन ग्रीन जोन एरियाज में जो छूटें दी जानी है उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होना चाहिए उसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सारी चीजों को देख रहे हैं और उसको लेकर रेलवे अगर ट्रैवलिंग कराना है तो उसके लिए रेल मंत्री वहां मौजूद हैं, कॉमर्स मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री खुद वहां पे मौजूद है। तो ये सारी चीजें इस लिहाज से तय की जा रही हैं कि 3 तारीख के बाद जब लॉकडाउन का पीरियड आगे बढ़ेगा तो आगे बढ़ने के दरमियान ग्रीन डिस्ट्रिक्ट का प्रोटोकॉल किस प्रकार का होगा, ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट का प्रोटोकॉल किस प्रकार का होगा, उसको लेकर बैठक चल रही है। कल भी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी, आज दूसरी बार ये बैठक चल रही है। देवेंद्र, इस बैठक में रेल मंत्री का होना, क्या इस बात की भी उम्मीद की जा सकती है कि प्रवासियों को उनके राज्यों में भेजने के लिए ट्रेन चलाने पर भी विचार हो रहा है? यह निश्चित तौर पर उसमें ऑलरेडी वो प्रोसेस शुरू हो चुका है और बहुत गुपचुप तरीके से ये किया जाएगा ताकि ऐसा ना हो कि लोग ये समझें कि आम लोग भी इससे जा सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा भीड़ बढ़नी शुरू हो जाए तो एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत गुपचुप तरीके से रजिस्ट्रेशन के आधार पर नोडल अथॉरिटी के माध्यम से किया जाएगा। इन सारी चीजों को लेकर जो रूपरेखा तय की जा रही है उस लिहाज से बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इतना तय है कि ट्रेन का मूवमेंट भी होगा वैसे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, लेकिन बहुत सीमित संख्या में, और ऐसा नहीं होगा कि इसे ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए। ठीक है, तो बड़ी खबर निकल कर आ सकती है लॉकडाउन 2.0 के बाद। और अगर लॉकडाउन बढ़ना है तो कितने दिन बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, और ट्रेन चलाने को लेकर भी इस पर भी कोई खबर आ सकती है। देवेंद्र, हम आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे, लेकिन लॉकडाउन 2.0 खत्म होने के बाद सरकार की क्या रणनीति होगी, इस पर पीएम आवास में जो बड़ी बैठक चल रही है उससे जो अपडेट आएगा वो तो आपको बताएंगे। साथ ही देश में कोरोना के रेड जोन की, कोरोना के बढ़ते खतरे की आपको जानकारी दे दें। रेड जोन की तादाद बढ़कर 130 हो गई है, यानी भारत के 130 जिले ऐसे हैं जो कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं और इतने ज्यादा प्रभावित हैं कि उन्हें रेड जोन में रखना पड़ रहा है। इन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है। सरकार की पूरी कोशिश है कि रेड जोन में आने वाले जिलों की संख्या को कम किया जा सके। ये बड़ी चुनौती है सरकार की, ताकि कोरोना का खतरा कम हो सके। लेकिन अभी आंकड़ा 130 जिलों का है। अब आपको बताते हैं कि इस वक्त देश में कितने जिले रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में हैं। 130 जिलों के बारे में आपको बता ही रहा था कि वो 130 जिले जहां पर कोरोना का खतरा सबसे ज्यादा है और संक्रमण फैला है वो रेड जोन में है। 284 जिले ऐसे हैं जो ऑरेंज जोन में हैं, यानी यहां पर केसेस आए थे लेकिन अब बीते कुछ दिनों से केसेस नहीं आ रहे हैं। और 319 जिले ऐसे हैं जो कि ग्रीन जोन में हैं, यानी वहां पर एक लंबे वक्त से कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है। तो 130 जिले ऐसे जहां कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं, रेड जोन, 284 ऑरेंज जोन जहां पर केसेस आए लेकिन अभी बीते कुछ दिनों से नहीं आए हैं, और ग्रीन जोन जहां बीते काफी वक्त से कोई केसेस नहीं आए हैं, ऐसे जिले 319 हैं। उत्तर प्रदेश में, अच्छा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको वहां लिए चलते हैं। 59 लोगों की और 2362 अभी एक्टिव हैं। एक तरह से अगर इसको देखा जाए 3,500 केस हुए हैं तो एक मन में ये आता है कि दिल्ली के अंदर केस बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में हमने निर्णय लिया कि हम टेस्ट खूब कराएंगे ताकि पता चल जाए कि कौन संक्रमित है, कौन इन्फेक्टेड है, और जो इन्फेक्टेड है उसका फिर इलाज कराया जा सके, उसको फिर अलग किया जा सके ताकि वो और लोगों को ना फैलाए। हम दिल्ली में खूब टेस्ट करा रहे हैं, जम के टेस्ट करा रहे हैं। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं।
अंग्रेजी में कहते हैं पर मिलियन पॉपुलेशन। पर मिलियन पॉपुलेशन पे 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। इस वजह से दिल्ली में केसेस की संख्या ऐसे लगता है जैसे काफी बढ़ती जा रही है। लेकिन एक पॉजिटिव इसका ये है कि हमारे लोग इन्फेक्ट होके ठीक होके जा रहे हैं। 1100 लोग ठीक होके चले गए, और भी मैंने आज पता किया था अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर और भी कई लोग अपने अपने घर ठीक होके जाने वाले हैं। दिल्ली के अंदर जितने लोग इन्फेक्टेड मिले 3500, उनमें मरने वालों की भी संख्या 59 है, जो अन्य देश और अन्य राज्यों के मुकाबले में अगर रेशो देखा जाए तो वो भी लगभग कम है। लेकिन फिर भी अपने को इसको और कम करना है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पूरी दिल्ली के अंदर खूब सारे कंटेनमेंट जोन्स बनाए हैं। कंटेनमेंट जोन्स, अब कई कंटेनमेंट जोन्स है जो ठीक होके खुलते भी जा रहे हैं, और सारी मशीनरी लगी हुई है, सब लोग लगे हुए हैं। तो एक तरफ अपने को कोरोना को फैलने से रोकना है, और दूसरी तरफ कोशिश करनी है कि अगर किसी को हो भी जाए तो वो ठीक होके अपने घर चला जाए। मौत नहीं होनी चाहिए किसी भी हालत में। एक अच्छी खबर यह है कि LNJP अस्पताल के अंदर हमें केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी प्लाज्मा थेरेपी को ट्रायल करने के लिए उसके हमने कुछ चंद मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी दी। उनमें पहला मरीज कल ठीक होके अपने घर चला गया है प्लाज्मा थेरेपी की वजह से, जो कि सीरियस था, काफी सीरियस था, ICU में था, लेकिन कल वो ठीक होके अपने घर चले गए हैं। तो हमें इनिशियल नतीजे प्लाज्मा थेरेपी के अच्छे मिल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बयान आए थे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन ये हुआ, कई लोगों के मेरे पास फोन आए कि जी क्या आप प्लाज्मा थेरेपी बंद कर रहे हो। केंद्र सरकार ने केवल इतना कहा था कि जिन लोगों को केंद्र सरकार से अप्रूवल है वही लोग प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल करें, दूसरे लोग ना करें। प्लाज्मा थेरेपी के अभी नतीजे फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ट्रायल चल रहे हैं, यही केंद्र सरकार ने कहा था, और वो हम भी मानते हैं कि अभी हम लोग भी ट्रायल कर रहे हैं। LNJP अस्पताल के अंदर जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर हम ट्रायल कर रहे हैं, ट्राई करके देख रहे हैं कि भाई इसके नतीजे कैसे आते हैं। जैसे जैसे जो नतीजे आ रहे हैं मैं आपके सामने रख देता हूं। शुरुआती नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आगे भी अच्छे नतीजे आएंगे ताकि अपने को एक समाधान मिल सकेगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि क्या आप बंद कर रहे हैं? नहीं, दिल्ली के अंदर प्लाज्मा थेरेपी के ट्रायल पूरी जोर शोर से चल रहे हैं, और जैसे जैसे जो नतीजे आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। मुझे बेहद खुशी है, 1100 के करीब लोग जो दिल्ली में ठीक हो गए उनसे हम लोग संपर्क कर रहे हैं, और सभी लोग लगभग अपना प्लाज्मा डोनेट करने को तैयार हैं। सबको ये लगता है कि यार मैं बच गया, अब मेरे प्लाज्मा की वजह से अगर कोई और बचता हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं सब लोगों का, जो लोग प्लाज्मा के लिए डोनेट कर रहे, अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जो रिकवर हो गए, उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मार गरीबों को लगी है। रोज कमाने खाने वालों को बहुत बुरी मार लगी है, उनके घर में तो खाने पीने के लाले पड़ गए हैं। तो अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमने इस महीने राशन दुगना दे रहे हैं मुफ्त में। हर महीने नॉर्मली 5-5 किलो राशन दिया जाता था, पिछले हफ्ते हमने 1.5 गुना दिया था, 7.5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया था। इस महीने हम लोग 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति दे रहे हैं, ताकि आपका घर चलता रहे, आपका खाना चलता रहे, आपके घर में खाने की दिक्कत ना हो। और राशन के साथ साथ कई लोगों का ये आया था जी केवल राशन से काम नहीं चलता, तो हमें किट दे रहे हैं जिसमें आपकी रोजमर्रा की जरूरतें की 6-7 चीजें हैं, साबुन है, तेल है, इस तरह की नमक है, इस तरह की 6-7 चीजें आपको बना के किट में दे रहे हैं ताकि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहे। कोटा के अंदर हमारे दिल्ली के कुछ बच्चे जो IIT की तैयारी करने के लिए गए थे वो फंसे हुए थे। उनके कई मैसेजेस आते थे मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कि जी हमें वापस बुलाओ। मेरे हाथ बंधे हुए थे
क्योंकि केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना हम कोई एक्शन नहीं लेना चाहते थे। परसों केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। आज दिल्ली से लगभग 40 बसें कोटा जा रही हैं और मुझे उम्मीद है कि शायद कल ये बसें उन बच्चों को लेकर वापस आ जाएंगी और मुझे खुशी है कि वो बच्चे अब अपने माँ बाप से मिल पाएंगे। मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि आने के बाद 14 दिन तक अपने घर में सेल्फ क्वारंटाइन करना है ताकि दूसरों को ना फैले, आपके घर के लोगों को भी ना फैले और दूसरे लोगों को भी ना फैले। मेरे पास कई लोगों के फोन आ रहे हैं, कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि जी यूपी के, बिहार के, झारखंड के जो लोग अपने अपने घर जाना चाहते हैं उनका क्या। तो सभी सरकारों के साथ बातचीत चल रही है। जैसे आज मैंने आपको कोटा के बारे में बताया, अन्य सरकारों के साथ भी बातचीत के जो नतीजे निकलेंगे हम आपको जरूर बताएंगे। जो भी फाइनल प्लानिंग होगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक अपने अपने घर में रहिएगा, घर से बाहर मत निकलिएगा, लॉकडाउन का पालन करिएगा ताकि हम कोरोना को हरा सकें। और जल्दबाजी, बेचैनी मत करिए। इस वक्त संयम रखना बहुत जरूरी है। जिस राज्य के साथ जो भी फाइनल होगा मैं आपके सामने आके आपको बताऊंगा। और जितने आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी कोई पार्टी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक क्रांति है। आप सब लोग क्रांतिकारी हैं। आप तन मन धन देश के नाम समर्पित करके आम आदमी पार्टी में आए थे। यही मौका है अपनी देशभक्ति और अपने जज्बे को देश के लिए समर्पित करने का। आप बिल्कुल निडर होके इस वक्त जनता की सेवा कीजिए। एक तो ये करना है कि अपने इलाके के अंदर किसी को भूखे नहीं मरने देना। अपने इलाके के अंदर किसी को भी कोई भी किसी भी चीज की किसी को जरूरत है, आप आगे बढ़ के उसकी मदद कीजिए। ये पुण्य का काम भी है, ये देशभक्ति का काम भी है। और बिल्कुल निडर होके आप लोग काम कीजिए। अपनी भी सुरक्षा रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, अपनी भी सुरक्षा रखिए। लेकिन जो भी इस वक्त जरूरत में है, बहुत गरीब लोगों की मैं कहानियां सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूं, लोगों से सुनता रहता हूं और बहुत दर्दनाक कई लोगों के दिक्कत हो रही है। उन सब की मदद करनी है। और अगर कुछ भी मेरी जरूरत पड़े, सरकार की जरूरत पड़े, हमें भी बताते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। प्लाज्मा थेरेपी पर वो जानकारी दे रहे थे कि अभी भी प्रयोग जारी है और उन्हें उम्मीद है कि जैसे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं वैसे ही आगे भी आएंगे। प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के बाद एक पहला मरीज घर भी लौट गया, इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कोटा में जो दिल्ली के लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली के छात्र फंसे हुए हैं, उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब चूंकि केंद्र सरकार से इजाजत मिल गई है तो 40 बसें दिल्ली सरकार कोटा भेज रही है और वहां से छात्रों को लेकर वापस आएगी। रेड जोन में कौन कौन से बड़े शहर हैं ये मैं आपको बता रहा था। रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन की हम बात कर रहे थे जब तक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई थी। तो उसमें शहर कौन कौन से है वो आपको बता देता हूं। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, नागपुर, ये तीनों रेड जोन में हैं। मध्य प्रदेश की बात कीजिएगा तो वहां इंदौर और भोपाल के अलावा उज्जैन रेड जोन में है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ है, आगरा, सहारनपुर, कानपुर, वाराणसी और नोएडा, इन्हें रेड जोन में रखा गया है। वहीं गुजरात में अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा को रेड जोन में रखा गया है। ये वो जिले हैं देश के जो कि रेड जोन में हैं और ऐसे और भी हैं। इतना नहीं है कि सिर्फ इतने ही हैं, करीब 130 जिले हैं जो कि रेड जोन में हैं। तो ये कुछ बड़े शहर जिनके नाम हम आपको बता रहे थे। दिल्ली के 11 जिले, मुंबई, पुणे, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। देश के ये रेड जोन सरकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बने हुए हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से रोज कोरोना के मरीजों की तादाद काफी तेजी से बढ़ रही है। इंडिया में कोरोना के मामले आज 35,000 के पार चले गए। देश में इस वक्त कोरोना के 35,050 मरीज हैं। अब ये कोरोना मीटर आपके सामने है। अभी कुछ दिन पहले जब आप देख रहे थे तो 27-28 पर था। हफ्ते भर में देखिए 35,000 के पार चला गया है। 24 घंटे में करीब 2,000 केसेस बढ़े हैं। कल से लेकर आज तक एक दिन में कोरोना से 73 लोगों की मौत हो गई है और मौत का आंकड़ा, कुल मौत का आंकड़ा 1,147 हो गया है। 24 घंटे का आंकड़ा अब आपके सामने रख रहा हूं। 1,997 केसेस सामने आ चुके हैं। 73 लोगों की मौत हुई है। 564 लोग रिकवर भी हुए हैं। यह बीते 24 घंटे में हुआ है। देश में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। राज्यों के कोरोना मीटर पर भी की जो स्पीड है उस पर एक नजर डाल लीजिए कि किस राज्य में क्या हाल है। महाराष्ट्र में
10,000 के पार चला गया है कोरोना केसेस का मामला और 459 लोगों की मौत हो चुकी है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कोरोना बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बहुत तेज रफ्तार से भाग रहा है और इस पर लगाम नहीं लग पा रही। 10,000 में से मुंबई में 7,061 केसेस हैं कोरोना के और 290 मौतें मुंबई में हुई हैं। इसलिए मुंबई सबसे बड़ा कोरोना का सेंटर बना हुआ है महाराष्ट्र में। मुंबई से हमारे सहयोगी दिनेश मौर्य ने एक रिपोर्ट भेजी है इसी पर, देखिए जरा। पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के 583 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर कोरोना संक्रमण के आंकड़े 10,000 के पार चले गए हैं। आपको बता दें 9 मार्च को महाराष्ट्र में पहला कोरोना संक्रमित मरीज मिला था, लेकिन इसके बाद अगले 30 दिन में यानी 7 अप्रैल तक यह आंकड़ा बढ़कर 1,000 तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद इस जानलेवा वायरस ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया और अगले 23 दिन के भीतर यह आंकड़ा बढ़कर 10,000 तक पहुंच गया। तो इन आंकड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने कम समय में महाराष्ट्र में कोरोना फैला है। अब तक पूरे राज्य में 459 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर हम सिर्फ मुंबई की बात करें तो मुंबई में कुल 10,498 कोरोना संक्रमित मरीजों में से 67% से ज्यादा मरीज सिर्फ और सिर्फ मुंबई से है। तो इन आंकड़ों से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि फिलहाल मुंबई में कोरोना संक्रमण की वजह से क्या स्थिति होगी। बहरहाल सरकार का कहना है कि कोरोना के खिलाफ जारी ये जंग अब निर्णायक मोड में पहुंच चुकी है। ऐसे में अगर लॉकडाउन 2 के बाद लॉकडाउन बढ़ता भी है तब भी लोग अपना संयम न खोए, सरकार का साथ दे। परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये लड़ाई कोरोना को हराने के लिए है। कैमरामैन संतोष पालवनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। देश कोरोना से बड़ी जंग लड़ रहा है, लेकिन कुछ लोग इस लड़ाई को कमजोर करने में जुटे हैं। कल रात गोधरा में पुलिस की टीम पर पत्थरबाजी हो गई। बड़ी खबर यह है कि पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन तेज हो चुका है। पत्थरबाजी के आरोप में 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 32 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज किया गया है। अभी तक 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। यह भी याद रखिएगा कि यह मामला क्या है। पुलिस वहां पर चूंकि कंटेनमेंट जोन है तो इलाके को सील करने गई थी, मतलब लोगों की भलाई के लिए उस इलाके को सील करने गई थी, लेकिन वहां पुलिस पर ही पथराव हो गया, कुर्सियां चल गईं। पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे पत्थर चलाने वालों में। ऐसे में कई पुलिस वालों को चोट आई है। अब आपको गोधरा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। गुजरात के गोधरा में कल जहां कोरोना वॉरियर्स के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, आज उस इलाके में उसी कोरोना वॉरियर्स द्वारा सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। इन लोगों को यह नहीं पता कि जिनके ऊपर वो हमला कर रहे हैं वही उनकी जान के रक्षक है। यही लोग हैं जो कोरोना से हमें और आपको बचा रहे हैं। बावजूद इसके कल गुजरात के मुस्लिम बाहुल्य इलाके में फिर से खाकी वालों के ऊपर पत्थरबाजी हो गई। पुलिस पर यह अटैक गोधरा के गोया मोहल्ले में हुआ। गोया इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित है। इसी इलाके को सील करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, तभी पुलिस वालों पर वहां पर हमला हो गया। और उसके बावजूद देखिए आज क्या हो रहा है। यह नहीं था कि पुलिस ने इन लोगों को उनके हालात पर छोड़ दिया। पुलिस आज वहां पर, स्वास्थ्य कर्मी आज वहां पर इलाके को सैनिटाइज कर रहे हैं। इस पत्थर को खाने के बाद भी पुलिस वही कर रही है जो उनको करना चाहिए, पर लोग वो क्यों नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए, ये सवाल है। कल गोधरा जिस वार्ड में पुलिस वालों पर हमला हुआ वो वार्ड सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है। वार्ड नंबर 3, 6 और 9 में करीब 15 से 20 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं। इनमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है। कल भी थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान 7 लोग कोरोना संक्रमण के संदिग्ध पाए गए। गोधरा में कुल 35 कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, जबकि अकेले इन वार्ड्स में 20 केस हैं। गोधरा से हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की रिपोर्ट देखिए। ये जो इलाके हैं, यहाँ पे आप देखिए वार्ड नंबर 6 के ठीक सामने हम खड़े हैं और ये आप देखिए इस वार्ड की कंडीशन, कितना कंजस्टेड ये इलाका है। आप देख सकते हैं अंदर गलियों के अंदर गलियां हैं और ऐसे में छोटी छोटी सकरी गलियों में बड़े बड़े मकान जो बने हुए हैं, 3-3, 4-4 मंजिल पे एक फ्लोर पे 20-20, 25-25 लोग रहते हैं। ऐसे में जो कोरोना के केसेस हैं वो फैलने की आशंका बढ़ जाती है और पुलिस जो है वो इसी वजह से यहाँ कंटेन करने के लिए पहुंची थी इस इलाके को। और सामने आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग करने के प्रयास किए जा रहे थे। ये गोया मोहल्ला इलाका है जहाँ पे पुलिस पे पथराव किया गया। पुलिस पहुंची थी यहाँ पे बैरिकेडिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं लोगों ने वो जो पतरे वगैरह हैं वो भी तोड़ दिए हैं। लोग नहीं चाहते कि उन्हें कंटेन किया जाए। उनका ये कहना है कि रमज़ान का त्यौहार चल रहा है और ऐसे में पुलिस उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने हालांकि यहाँ पे जो
लीडर्स हैं, कम्युनिटी लीडर्स हैं, उनको भी समझाने का प्रयत्न किया था। यहाँ के जो लोग थे उनको समझाया गया था, उनको बुला करके पहले मीटिंग्स वगैरह की गई थी और फिर इस पूरे इलाके को कंटेन करने की कोशिश की गई थी। लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं लोगों ने पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया। इस हमले में पुलिस के जो पुलिस इंस्पेक्टर हैं इस इलाके के, वो घायल हुए, 2-3 और पुलिसकर्मी हैं वो घायल हुए। और फिलहाल पुलिस ने जो है एफआईआर दर्ज करके करीब 200 लोगों के खिलाफ, जिसमें 32 लोगों को नामजद किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। और अब उसमें से 7 लोगों को डिटेन भी किया है। उनका कोविड टेस्ट वगैरह इस वक्त करवाया जा रहा है, क्योंकि ये जो पूरा इलाका है, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में संक्रमण जो है वो तेजी से फैल रहा है। वार्ड नंबर 3, 6 और 9 की अगर हम बात करें तो इस वक्त इन तीनों वार्ड्स में मिलाकर के 15 से 20 केसेस हैं, पॉजिटिव केसेस इस इलाके में, और करीब 3 लोगों की मौत हो चुकी है इस इलाके में। उसके बावजूद आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। और बताया हमें ये भी गया है कि कल भी जो थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की गई है इन इलाकों में, उसमें से भी 7 लोग शंकास्पद पाए गए हैं और उन्हें इस वक्त उनके टेस्ट वगैरह किए जा रहे हैं ताकि उनके बारे में भी पता चल सके। मैं आपको बता दूं कि ये गोधरा के अंदर अचानक केसेस जो हैं वो बढ़े हैं पिछले 8-10 दिनों में, और पूरे शहर में करीब 35 केस इस वक्त कोरोना पॉजिटिव हैं, और जिसमें से आप अंदाज़ा लगाइए 20 के आसपास केसेस जो हैं वो सिर्फ इन 3 वार्ड्स में से हैं। और ये 3 वार्ड, इनकी कंडीशन आप देखिए कितने कंजेस्टेड एरिया है। और ऐसे में प्रशासन चाहता है कि ये लोग घरों के अंदर रहें और ताकि इनकी वजह से बाहर ना फैले। ये जो एरिया है इस एरिया से बाहर ना जाए, और इसीलिए इसे कंटेन करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, गोधरा। हमारे सहयोगी निर्णय कपूर की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। पंचमहल की एसपी लीना पटेल से भी सुनिए कि आखिर गोधरा में ऐसा क्या हुआ कि लोग वहां पर पत्थर चलाने लग गए। गोधरा के गुइया मोहल्ले में हुई बीती रात हिंसा पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पंचमहल जिले के एसपी डॉक्टर लीना पाटिल। ये बताइए मैम, जो घटना कल रात को हुई है, पुलिस वालों पे पथराव हुआ जिस तरह से, क्या प्रोवोकेशन था, क्यों ये हुआ? पंचमहल में बढ़ते केसों को देख के जिले गोधरा शहर को के टोटल 3 वार्ड्स को क्लस्टर कंटेनमेंट जाहिर किया गया है, जिसमें वार्ड नंबर 6, 9 और वार्ड नंबर 3 आते हैं। वार्ड नंबर 6 और 9 में जब बैरिकेडिंग की ये प्रोसीजर हो रही थी, उसी दौरान गुहिया मोहल्ले के लोग इरिटेट हो गए थे और उन लोगों ने इस बैरिकेडिंग का विरोध किया। और उन लोगों ने इसका कोरोना कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, आप हमें परेशान करने के लिए बैरिकेडिंग कर रहे हो, ऐसा करके विरोध किया। पुलिस ने काफी समझाने की भी कोशिश करी। इसी दौरान टोला मॉब इकट्ठा हो गया और इन लोगों ने पुलिस पे पत्थर मारा किया है। पुलिस वारदात पे 5 टीयर गैस के शेल छोड़े गए थे और स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। क्या इसमें पुलिस वाले कुछ इंजर्ड भी हुए? पीआई को खरोच आई है, उनका मेडिकल अभी चल रहा है हाल में, और आगे की मेडिकल होने के बाद हम बता सकते हैं कि कितनी इंजरी है। ये बताइए, आप बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कोरोना वगैरह कुछ होता नहीं है, जबकि उस इलाके में काफी केसेस वगैरह हैं, क्लस्टर्स आप लोगों ने कई बनाए हुए हैं, उसके बावजूद ये हाल है? क्लस्टर जो 6 और 9 वार्ड नंबर है उसमें 12 क्लस्टर्स बने हुए हैं और 12 केसेस हैं, और एक ही फैमिली के टोटल 6 केस हैं। और उनमें ये मान्यता है कि कोरोना जैसा है नहीं, बट हम लोगों ने उनको ये भी समझाने की कोशिश करी है, उनके आगेवानों को, कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हमें इस एरिया को बैरिकेडिंग करके दूसरे इलाकों को बचाना पड़ेगा। हम इस घटना को बहुत ही गंभीरता से लिए हैं। इस वारदात की वजह से हमने वहां पे बी डिवीजन पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी दर्ज की है, 7 लोगों को डिटेन भी किया है, और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही पुलिस की ओर से होगी। पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन लोगों से ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि जो आपकी जान बचाने आ रहे हैं उनकी जान पर बनाए और उन्हें इस तरीके से कार्रवाई करनी पड़े। गोधरा में जो हुआ आपने देखा। ब्रेक के उस पार आपको दिखाऊंगा हैदराबाद में ओवैसी की पार्टी के पार्षद ने कैसे पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की।